हे गाइस, एनिमल के टावर बॉट की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे डाटा जहाज हार मान चुका है बैम के सामने, लेकिन वहाँ पे एक सरप्राइज मिला इन सभी को, जहाँ पे हमने देखा एक और पावरफुल जहाज के वर्जन को, जिसको कि यहाँ पे पहले से ही किंग जहाज ने सेट कर रखा था कि जैसे कोई स्केल को डिस्ट्रॉय करेगा यहाँ पे डिजिटल जहाज एक्टिवेट हो जाएगा, जिसने आते के साथ ही बैम को पकड़ लिया है और उसे निपटाने के चक्कर में है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि जो कौन है उसको वापस से धोखा मिला रेचल की तरफ से, जिसने उसे ठीक करने के टाइम पे उसके हार्ट के अंदर एक बॉम्ब लगा दिया था और वो चीज अब एक्टिवेट हो चुकी है, यानी कि अपना कौन अब सही में खतरे में है। वही स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले नीचे लाल बटन दबा दे और चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में आगे बने रहें। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं डिजिटल जहाज को, जिसने कि बैम को पकड़ रखा है और उसे मारने वाला है। उसी टाइम पे हम देखते हैं दूसरे थ्रोन को अपने आप ही एक्टिवेट होते हुए, जो कि अब अनसील हो रहा था, यानी कि जो चीज से बांधे रखी थी अब वो हट रही थी। जो चीज कूनीडान और डाटा जहाज को तो बहुत ज्यादा सरप्राइज करते हैं, क्योंकि वो नोटिस करते हैं कि किसी तरीके की अलग तरह की रेड लाइट निकल रही है उसमें से, जिसने एक दूसरा गेट क्रिएट कर दिया है एक दूसरे स्पेस से कनेक्ट करने के लिए इस स्पेस को, यानी कि इस वर्चुअल फ्लोर को। जहाँ डाटा जहाज का मानना था कि एक तरीके की स्पेस कंट्रोलिंग स्किल है जो कि बैम ने अपने आप ही एक्टिवेट कर ली है सबकॉन्शियसली, और इस सही में वो पावर है जो कि गॉड जैसी एबिलिटीज होती है। जिन लोगों को इस तरह की डिजायर्स होती है गॉड बनने की, उन्हें इस तरह की एबिलिटीज चाहिए होती हैं, जो कि बैम अभी दिखा रहा है। और डाटा जहाज यही चीज कूनीडान से पूछता है, क्या तुमने नोटिस किया? जिस पे डॉन कहता है हाँ, यहाँ पे बैम को वो पावर अपने आप एक दूसरे स्पेस के अंदर भेजने की कोशिश कर रही है ताकि उसकी जान बचा सके। इस पावर को तो वो लोग भी अच्छे से नहीं समझते इस पॉइंट पे, लेकिन चाहे जो भी हो काफी अमेजिंग है, यानी कि ये थ्रोन। वही कूनीडान कहता है कि हमारे पास अब कोई ऑप्शंस नहीं है, मैं ही करने जा रहा हूँ। जहाँ हम देखते हैं उसी को वो पिल खाते हुए, जो कि उसे गुस्सा नहीं देती यहाँ पर। डाटा जहाज ऐसा होते हुए देखकर कहता है कि तुम्हारा प्लान तो ये था कि जो रियल मी हो, यानी कि जो डिजिटल जहाज है, उसको ये कैप्सूल खिलाना ताकि मुझसे निपट सके। जहाँ पे कूनीडान कहता है कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और वैसे भी उस ब्रेसलेट को ऑब्टेन करना हमारा सेकंड ऑप्शन था, लेकिन पहली चीज हमारी ये थी कि हम बैम को यहाँ से किसी तरह बचा के बाहर भेज सके, और वही हमारी टॉप प्रायोरिटी अभी भी है। और इसलिए मैं इस वर्ल्ड को वॉइड के अंदर चेंज कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ये चीज नथिंग में बदल जाएगी। जब बैम के साथ चीजें काफी डेंजरस हो रखी थी, यहाँ पे कूनीडान कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस फॉर्मेट की इस पावर को मैं कब तक कंट्रोल कर पाऊंगा, इसीलिए जिस मोमेंट पे मैंने इसे खाया है तुम्हें जाकर किसी भी तरीके से बैम को वहां से छुड़ाना होगा और डिजिटल जहाज को ज्यादा से ज्यादा प्रोवोक करना होगा ताकि तुम्हें ब्रेसलेट चुराने का एक मौका मिल सके। डाटा जहाज इस बात को सुनते ही एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि रेडी होता है इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। वहीं कूनीडान से जाते कहता है कि दिस टाइम मुझे सही में तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। जहाँ एक तरफ डाटा जहाज काफी सीरियस हो गया था, हम देखते कूनीडान ने काफी ज्यादा हेल जैसा एक्सपीरियंस करा था पेन को, जहाँ उसके फेस एक्सप्रेशन भी चीज को बयां कर रहे थे कि कैसे ही काफी ज्यादा दर्द करता, यानी उस पिल को लेने के बाद। इन डाटा जहाज रिएक्शन देख कहता है व्हाट अ बेबी। जहाँ अगले पल हम विटनेस भी कर पाते हैं कि कैसे कूनीडान को डाटा था और पूरी तरह से गायब हो गया, यानी कि एक तरीके से नथिंग हो गया। कूनीडान जाते जाते भी कह रहा था कि जस्ट बी गॉन, जल्दी से नथिंग में बदल जाओ, यानी कि डिजिटल जहाज तो एक तरीके से धमका रहा था। जहाँ पे जो डिजिटल जहाज था हम उसके हाथ को भी नोटिस करते हैं, जो चीज डाटा जहाज ने भी नोटिस की थी और कहा था कि इस बास्टर्ड का हैंड गायब हो चुका है, जिस चीज से उसने बैम को अभी तक पकड़ रखा था। वही अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बिखरे हुए पॉकेट बॉल के टुकड़ों को, जिसके सामने यूरा खड़ी थी, यानी कि जो बिग ब्रीडर हुआंग था उसका अंत हो चुका है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा भी था। वहीं पे यूरा कह रही थी कि आखिर कैसे एंड में तुमने हमारी मदर को मार दिया था, लेकिन हुआंग वहां से जाते आते ये कहता है कि यूरा वो तुम थी जिसने हमारी मदर को मारा था। वहीं भी वही सेम चीज जिसने कि हुआंग का अंत किया था अब यूरा की तरफ बढ़ती है। ना यूरा अपनी आंखों बंद कर लेती डर से, हम देखते उसे अगले पल टूटते हुए, जो कि और किसी ने बल्कि यूरिक मजीनों ने किया था, और उसने यूरा की जान जस्ट अभी बचा ली थी। जहाँ रेचल देखिए काफी सरप्राइज होती है और एक मजीनों का डाटा इन्हें बताता है कि जो पूरा वर्ल्ड है उसको इरेज किया जा रहा है एक तरीके से, जो चीज रेचल की समझ के तो बाहर थी, लेकिन मजीनों ने समझाता है कि जरूर आउटसाइड में कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से पूरा डाटा काफी क्विकली इरेज हो रहा है। जहाँ हम देखते जो आसपास का वर्ल्ड था वो कैसे ग्लिच करके गायब हो रहा था।
और मजीनू उन्हें एडवाइस करता है कि उसे यही चीज चाहिए थी शुरू से, तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि अब जो मिरर है वो आउटसाइड से कनेक्टेड है तो उन लोगों को इसी मौके पर यहाँ से निकल जाना चाहिए। जहाँ उन्हें काफी क्रीपी तरीके से देखते कहता रन, जो सुनने के साथ ही यूरा और रेचल दोनों भागने लगते हैं क्योंकि मजीनू ने वार्निंग दी थी कि यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले तुम्हारा डाटा इरेज हो जाए और तुम सही में एग्जिस्टेंस से ही खत्म हो जाओ। वही काफी लंबे अरसे बाद हम देखते हैं वैंगनान को भी, जो कि एक रूम के अंदर कैद था, तो एक अजीब सी लाइट को देखता है अपने सामने और देखते देखते लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट हो जाती है कि वैंगनान उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी उसके सामने काफी अजीब सी चीज आ गई थी। यह ऐसा कि एक तरीके की सॉर्ड, जो कि उसे कह रही थी कि तुम वो हो जिसके अंदर किंग का सीड है। जहाँ पे आइटम अजीब सी बातें कर रहा था कि कैसे जो फेट है वो सही में काफी स्कैरी है, और यहाँ पे वैंगनान ने उसे एस्केप करने की काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी किसी तरीके से जो फेट है उसे यहाँ तक खींचते ले ही आए एक तरीके से। जहाँ अब ये सीधे वैंगनान से बात करते हुए कहती है कि प्रिंस ऑफ द रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, मैंने तुम्हारे लिए काफी लंबे समय से इंतजार किया है इस जगह पर। वैंगनान को तो विश्वास ही नहीं होता अपनी आंखों पे, जहाँ कहता होली क्रैप, ये एक बोलने वाली सॉर्ड है। तो वैंगनान बड़बड़ा रहा था कि कैसे ये सही में सच है, और हमेशा चाहता था इस तरह की चीज को अपने हाथों में देखना, जहाँ पे इस तरह की चीज के कंटेंट को यूटीवी के अंदर अपलोड करे और उसके ऊपर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज आए, जैसा कि हम लोग भी चाहते हैं, जो अभी तो नहीं हो सकता। वही वैंगनान का मानना था ये एक तरीके का एक्सक्लेबर है, जो कि एक तरह का वेपन होता है जो कि बोल सकता है। वही जो स्वॉर्ड थी वैंगनान से कह रही थी तुम हमेशा से उदास रहे थे लेकिन एक स्माइलिंग फेस के साथ, और ऐसे ही तुमने अभी तक अपना पूरा जीवन जिया है, लेकिन अगर ऐसा ही चलते रहेगा तो तुम और भी ज्यादा चीज को खोने वाले हो आने वाले टाइम में। वहीं पे वैंगनान सारी बातों ध्यान सुन रहा था। अब ये स्वॉर्ड एक काफी इंटरेस्टिंग चीज कहती है और वैंगनान को कहती है कि तुम मेरे साथ एक डील कर लो, तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम सिर्फ एक पर्सन की जान लोगी जो मैं चाहती हूँ, और बदले मैं तुम्हें वो पावर दूंगी जिससे तुम सब कुछ प्रोटेक्ट कर सकते हो। स्वॉर्ड उसे इन्फॉर्म करती है कि कैसे इस समय पे उसके जितने कंपेनियंस है और जो पूरी वर्ल्ड है वो डेंजर में है और मरने वाले हैं। तब वैंगनान, साची फेकर और बाकी लोगों को भी देखते हैं दूसरी जगह पर, जहाँ एक तरफ स्वॉर्ड कह रही थी कि ये पूरा जो वर्ल्ड है डाटा से बना हुआ ये डिसअपेयर हो रहा है, यानी कि हिडन फ्लोर खत्म होने वाला है सिर्फ कुछ ही समय में और रिटर्न कर जाएगा नथिंगनेस में। लेकिन अगर जो तुम्हारे दोस्त उससे पहले बाहर नहीं निकले तो सभी लोग खत्म हो जाएंगे, यानी कि मारे जाएंगे। जब सेम मोमेंट पे हम अलग अलग जगह पे दो को देख भी पाते हैं कि कैसे रेचल का जो बॉडी था वो वेपराइज हो रहा था, यानी कि उसका जो डाटा फॉर्म है सेम चीज कून और रैक के साथ भी हो रही थी और बाकी लोग के साथ भी। वहीं पे स्वॉर्ड ने जब ये चीज वैंगनान को समझा दी कि कैसे सारे लोग यानी इसके दोस्त मारे जाएंगे, वो अपने ऑफर को रिपीट करता है कि मुझे प्रॉमिस करो तुम सिर्फ एक पर्सन की जान लोगे जिसको मैं कहना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें पावर दूंगा जिसे तुम सब कुछ प्रोटेक्ट कर पाओगे, सब कुछ। स्वॉर्ड एंड में कहती है कि मुझे अपना लो, यानी कि स्वॉर्ड को यूज करो। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डिजिटल जहाज को और बैम को, जहाँ पे जो बैम की मिस्टीरियस पावर थी वो उसे जहाज से दूर लेकर जा रही थी, यानी कि दूसरे स्पेस में उसकी जान को बचाने के लिए। कुरुडाना काफी क्रिटिकल सिचुएशन में था जहाँ पे बस वो खत्म ही होने वाला था। वहीं पे जो डाटा जहाज था वो ब्रेसलेट लेने के लिए जहाज के पास आ रहा था चिल्लाते हुए कि ब्रेसलेट मुझे दे दो, और डायरेक्ट अटैक भी करता है, लेकिन डिजिटल जहाज से ब्लॉक करने की भी कोशिश नहीं करता, सिर्फ उसे इतना पूछता है कि आखिर तुम इस बॉय की हेल्प क्यों कर रहे हो, तुम मेरे डाटा हो। डाटा जहाज सीधे आंसर करता है मैं मदद कर रहा हूँ उसकी ताकि तुम दूसरा एडवेंचर चालू कर सको। जहाँ डिजिटल जहाज ये जवाब सुन के थोड़ा सा अजीब से फील करता है कि आखिर कौन से एडवेंचर की बात कर रहा है। डाटा उसे एक्सप्लेन करता है कि कैसे जब पहली बार अपने फ्यूचर सेल्फ से मिला था मिरर के बाहर तो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था ना कि हैप्पी। जब अपने फ्यूचर सेल्फ को एक्सप्लेन भी करता है कि वो कैसा था, वो इतना पावरफुल बन गया और एक महान किंग था जिसकी बॉडी के अंदर ओवरफ्लो कर रही थी एक दैवीय एनर्जी, यहाँ तक कि वो अमर भी था, यानी कि उसके पास एक इटर्नल लाइफ थी। उसके पास ऐसी आंखें थी जो कहीं भी कुछ भी देख सकती थी किसी भी समय। ऐसा कहे कि वो अनबिलीवेबली एक परफेक्ट बीइंग था अपने आप में ही, और चाहे वो कितना भी फ्लॉलेस देखने में लगे लेकिन फिर भी उसके अंदर एक मैसिव फीलिंग थी एंजाइटी की, क्योंकि उस समय डाटा जहाज ने फील की थी किंग जहाज के अंदर। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था, उसके अंदर डर था किसी चीज को लेकर, जबकि वो इतना पावरफुल बन चुका था और यही चीज से डाटा जहाज को विश्वास नहीं हुआ और इसीलिए वो उसकी हेल्प करना चाहता है आज के समय में। और यही वो रीजन था जिसकी वजह से उसने पूरे हिडन फ्लोर को चेंज किया और वो ब्रेसलेट को इतने लंबे समय तक छुपा के रखा। लेकिन वो अब ऐसा और नहीं चाहता, क्योंकि वो सही में अगर एक किंग है तो उसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसे डर के छुपना, क्योंकि यही एक किंग जहाज को शोभा देता है। जहाँ पे एकदम डिजिटल जहाज इरेज हो रहा था
डाटा जहाज उसे कहता है कि देखो उस बच्चे की तरफ। जब हम बैम की बेहोश की हुई बॉडी को भी देखते हैं जो काफी बुरी हालत में थी, और उसे कह रहा था डाटा जहाज कि यही तुम्हारा न्यू एडवेंचर है। वही डिटेल्स आज जिन सारी बातों सुन रहा था, वो कहता तुम एक एडवेंचर की बार बार बात कर रहे हो। जिस समय पे मुझे वो इटर्नल एडवेंचर मिला था उसी समय मैंने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उस दिन से मैं चीजों को काफी अलग तरीके से देखने लगा। मैं किसी भी चीज के कॉज को और इफेक्ट को उसी लेवल और हाइट से देखने लगा जैसे कि कोई गॉड देखता है। और मैंने भी सीख लिया कि आखिर फेट के साथ कैसे मैनिपुलेशन की जाती है। इसी सेम मोमेंट पे हम देखते हैं मैग्नान को, जो कि स्वॉर्ड की डील को एक्सेप्ट कर लेता है फाइनली, और जैसे उस स्वॉर्ड को एक्सेप्ट करके पकड़ता है हम देखते हैं वहाँ पे कुछ अमेजिंग होते हुए। वही दूसरी तरफ जो जहाज था वो कह रहा था कि जो फेट है काफी क्रूल है। ना चाहते हुए भी डेटल जहाज ने यानी कि किंग जहाज ने उस समय पे एक निर्दयी फेट को अपना लिया था, जो कि उसके अब एकमात्र एडवेंचर रह गया है। वहीं भी अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूरी को उसके सामने कराका को फाइट करते हुए, जिनके सामने काफी अजीब सी लाइट आती है, जिस चीज को कराका और यूरी दोनों ही नोटिस कर लेते हैं। वही डाटा जब इस बात को सुनता है कि इसने फेट के साथ मैनिपुलेशन की है, यानी कि उसके साथ खेलना सीख चुका है और काम करना भी। डिटेल्स साथ कहता है कि बिल्कुल सही, ऐसे तुम काफी इमेच्योर फॉर्म ऑफ डाटा हो मेरे, इसलिए तुम इस सब चीजों को नहीं समझ पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि अब मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूँ कि मैं फेट को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहता हूँ। डाटा जात के दिमाग से तो बात ऊपर से आती है। वहीं डिटेल साथ कहता है कि तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते उस बॉय के बारे में, ऐसे तो मैं भी उसे अच्छे से नहीं समझ सकता आखिर वो क्या है। लेकिन एक बात तो तय है, जब तुम्हें इसके बारे में सच्चाई पता लगेगी कि आखिर ये बॉय कौन है, तो तुम एक दिन अपने इन एक्शंस को लेकर काफी रिग्रेट करने वाले हो जो तुमने उसकी हेल्प करके आज किया है। लेकिन चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी इस चॉइस को पूरी तरह से रिस्पेक्ट दूंगा। जिसके डिटेल्स आप कहता है कि इस चीज को यानी कि इस ब्रेसलेट को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, और अगर ये लड़का क्वालिफाइड होगा इसे लेने के लिए, इसे पाने के लिए, तो एक दिन ये वापस मेरे सामने अपेयर होने वाला है। बाम का थ्रोन अब उसे दूसरे स्पेस के अंदर लेके जाने वाला था। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और काफी सारे डाटा को गायब होते हुए देखते हैं। वहीं पे हम एंडोर्सी, रैक और कून की उस अनकॉन्शियस बॉडी को भी देखते हैं, जहाँ एंडोर्सी कह रही थी कि तो वो जगह है जहाँ हम सबसे पहले आए थे, जब हम इस फ्लोर के अंदर एंटर किए थे, लेकिन हम एकदम से यहाँ कैसे आ गए, हम तो कहीं और थे। जहाँ इसका जवाब रैक के पास भी नहीं था, लेकिन वो कुछ नोटिस करता है और वो कहता है कि वो तो ट्रेन है, यानी कि एक तरीके से ये एक एग्जिट है उनके लिए। वही पार्ट्स कहती है कि जो व्हाइट लाइट है वो इस पूरी जगह को अपने अंदर निकल रही है, यानी कि एक तरीके से डाटा इरेज हो रहा है जो उन्हें पता नहीं है। वही इसी पल हम देखते हैं एंडोर्सी को, जो कि ये फील करती है कि उसका जो स्वॉर्न एनिमी था वो जा चुका है, यानी कि जिसने उसे अभी तक रिस्ट्रेन करके और पकड़ के रखा था जकड़ के कि वो कुछ ना कर सके। और इसलिए एंडोर्सी को हम अगले पल बॉम्ब का यूज करते देखते हैं, जो कि इसका यूज करके सभी को एग्जिट की तरफ लेकर जाती है, यानी कि सबकी जान एक तरीके से बचा लेती है। वही दूसरी तरफ यही सेम चीज बोरो, हॉकनी और बाकी लोग के साथ भी होती है, जिन्हें एक छोटा सा एग्जिट दिखता है डाटा फ्लोर के हीरोज होते वक्त। यही सेम चीज बाकी लोग के साथ भी होती है, यानी कि हॉकनी, बोरो और साची लोग के साथ, जिन्हें एक ऐसा छोटा सा एग्जिट दिखता है ये डाटा फ्लोर की एरियाज होते वक्त। जब बोरो का भी वही सेम रिएक्शन था कि तो वही जगह है जहाँ हम सबसे पहले एंटर किए थे, और वो लाइट क्या आती है हमारे सामने, जहाँ पे साची इस चीज को काफी अच्छे से एनालाइज कर लिया था और वो कहता है देखो हमारे सामने ट्रेन है और हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी ही। जहाँ बोरो सोच रहा था कि जो आंसुक था वो अगले पल तक इन्हीं के साथ था, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया एकदम से। जहाँ पे हॉक ने इन सब चीजों पे काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था और उन्हें बता था कि वो लोग जा चुके हैं। जब बोरो कहते क्या वो लोग गायब हो गए। हम देखते हॉकनी काफी सैड था इस चीज से, जहाँ बताता है कि तुम्हें सब चीजें समझ नहीं आई होंगी क्योंकि काफी सडनली हुआ और एकदम से हुआ, लेकिन मैंने जो काफी आराम से सुना था क्योंकि मैं उनके ठीक बगल में था, इससे पहले कि हम यहाँ पर मूव कर पाते। वो जो व्हाइट लाइट थी, जहाँ हम देखते पास्ट के फ्लैशबैक है एक्चुअल में क्या हुआ था। हांसुंग ने उस व्हाइट लाइट को नोटिस किया था जहाँ पे उनकी बॉडी ग्लिच कर रही थी, और उसने लॉर्ड ईडान के बारे में देखकर सोचा था कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे वर्ल्ड को वॉइड के अंदर बदल रहे हैं, क्योंकि हांसुंग को इस प्लान के बारे में पहले से पता था। जब बातें सुन के हांसुंग से पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है हांसुंग, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है क्या चल रहा है। हांसुंग बताता है कि यस, मुझे एकदम शुरुआत से पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, जिसमें वो एक्सप्लेन करता है कि जो लॉर्ड ईडान और जहाद का डाटा है जो कि फाइट में कुछ ऑब्टेन करना चाहते थे, जब द चूजन वन इस हिडन फ्लोर पे आएगा यानी कि बैम, उसके बाद जो चीजें होंगी उसको खत्म करने के लिए लॉर्ड ईडान इस पूरे वर्ल्ड को वॉइड के अंदर बदल देंगे, यानी जहाँ पे कुछ नहीं रहता, बिल्कुल स्पेस की तरह।
जहाँ हांसू अब काफी उदास था और बता रहा था कि कैसे ये एक प्री डिटरमाइंड एंडिंग है, यानी जो चीज पहले से ही लिखी हुई है और होनी ही है। जहाँ पे उसने ये सब चीज जानते हुए भी काफी कोशिश की कि जितनी भी नकली चीजें हैं वो बिल्कुल रियल जैसे फील हो। उसने अपना बेस्ट ट्राई किया था। एग्जाम्पल भी देता है कि कैसे तुम्हें पता है कि जो मैडली हो तुम्हारी रियल डॉटर नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसे बिल्कुल अपनी डॉटर की जैसी ट्रीट करते हो। जहाँ हांसू एक्सप्लेन करता है कि वो जो चीज जो तुम्हारे कंधे पर भी है तुम्हारी बेटी की तरह, वो एक्चुअल में एक ट्रैकर है, एक ऐसा लोकेशन ट्रैकर जिसको बिग ब्रीडर ने क्रिएट किया था ताकि तुम्हारे जैसे डेंजरस डाटा को वो मॉनिटर कर सके। ना ही ज्यादा ना ही कुछ कम। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि बिग ब्रीडर हमेशा हमें सबसे क्रिटिकल मोमेंट पे ही ढूंढ लेता था और उन्होंने ही तुम्हें ऐसा प्रोग्राम किया था कि तुम ऐसा सोचो कि मैडले जो है वो तुम्हारी डॉटर है, जबकि रियलिटी में तुम दोनों का एक दूसरों से कोई भी रिश्ता नहीं है। हम देखते हैं मैडले भी अब काफी बदल चुकी थी और अजीब सी लग रही थी। जहाँ कहते हैं तो बात है तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कब से पता है। वो यहाँ से वो अपनी बात को कंटिन्यू करते कहता है कि वैसा ही ठीक मेरे साथ भी है, जैसा तुम्हें शुरुआत से पता था अपनी बेटी की रियलिटी के बारे में, वैसे ही मुझे पता है कि वर्ल्ड पूरी तरह से फेक है, जैसे एक वर्चुअल वर्ल्ड है। लेकिन फिर भी मैंने प्रिटेंड किया कि मैं इसे डिस्ट्रॉय होने से बचा लूँ बिग ब्रीडर से और बदल सकूँ इस वर्ल्ड को किसी तरीके से, जबकि मेरा रियल गोल हमेशा से ये था कि मैं बैम को ढूंढ सकूं और उसकी फाइट करवा सकूं डाटा जहाज से, ऑफ कोर्स। और ज्यादातर लोग इसे नकली ही मानेंगे, लेकिन जो टाइम मैंने तुम लोग के साथ स्पेंड किया वो मेरे लिए काफी प्रीशियस है बातें। जहाँ अंत में वो कहता है कि इतने सारे काउंटलेस डाटा ह्यूमंस के बीच में तुम अकेले एकमात्र ऐसे थे जो कि मुझे रियल में एक ट्रू ह्यूमन बीइंग की तरह फील हुए। जहाँ उससे माफी भी मांगता है आई एम सॉरी कह के, जिसके जस्ट बाद ही वो व्हाइट लाइट उन सभी को अपने लपेटे में ले लेती है, यानी कि वो सभी लोग हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं एग्जिस्टेंस से, चाहे वो हांसुक हो, चाहे बातिस या उसकी लोकेशन ट्रेकर बेटी मैडले। जहाँ पे हॉकनी ने सारी चीजें बोरो को बताई थी और इस चीज को सुन के उतना खुश नहीं होता। जो कहता है जीज तो तुम्हारे ये कहने का मतलब है जो प्रॉमिस ईडा ने और हांसू ने शुरुआत से किया था वो ये था कि इस पूरे वर्ल्ड को नथिंग के अंदर बदल देंगे, यानी यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। चाउक ने कहता है कि लगता तो ऐसा ही है, और ये फैक्ट कि बैम जो है वो इस फ्लोर से जा चुका है तो इसका सिर्फ यही मतलब हो सकता है। वो ये सारी चीज बातों सुन के अलग ही तरीके की फील कर रहा था। जो कहता है कि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये सब चीजें इसलिए अरेंज की गई थी ताकि बैम जो है हांसुक से मिल सके और उन चीजों को कंप्लीट कर सके जो कि बैम के गोल से यहाँ पर। और आखिर हांसुक ने ये सब चीजें क्यों की उसे आज तक समझ ही नहीं पाया कि किस टाइप का बंदा है और भला ये लोग कैसे सरवाइव कर गए। जब बोरो कहता है एग्जैक्टली मैं भी श्योर नहीं हूँ कि वो कौन है और क्या चाहता है, वो सही में काफी सारे सीक्रेट छुपा के बैठा है लेकिन अभी उसके लिए टाइम नहीं है। जहाँ हॉकनी का कहना था कि हो सकता है जो पिक्चर या पेंटिंग मैंने ड्रॉ की थी यानी जो बनाई थी उसका भी इनसे कुछ लेना देना हो सकता है पॉसिबली, और इसीलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस जगह को छोड़ के बाहर जाऊँ इस रियल वर्ल्ड में यानी कि टावर में और इस पर्सन से रियल में मिल सकूँ, यानी कि जो रियल का हांसू यू है इस समय टावर के अंदर। वहीं दूसरी तरफ जब सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं रेचल को, वाइट को, जहाँ पे रेचल अपनी रियल बॉडी के अंदर आ चुकी थी क्योंकि जो इकारिस का फॉर्म था वो बिग ब्रीडर की पावर के साथ ही खत्म हो गया और वो लोग भी ट्रेन में ही एग्जिट की तरफ बढ़ रहे थे फाइनली। जहाँ पे गुस्तांग का दिया हुआ गिफ्ट यानी कि वो मॉन्स्टर को भी हम देखते हैं जो रेचल को बचा रहा था इस टाइम पे, और हम देखते हैं कि इसने अपने एक पावर का यूज किया था जो काफी अनयूजुअल था अभी तक के लिए, और इसके अगले ही पल हम देखते हैं वो पूरी पावर जाती है सीधे डिजिटल जहाज की तरफ जहाँ पे डाटा जहाज से अभी तक बात कर रहा था, और हम देखते हैं पावर उस ब्रेसलेट को उससे छीन लेती है जहाँ पे डिजिटल जहाज ने अभी कहा था कि कैसे इस ब्रेसलेट को ले जाएगा और बैम एक दिन उसके सामने आएगा उसे फाइट करने के लिए अगर उसे पाना चाहता है, लेकिन जो ये मॉन्स्टर था वो इस ब्रेसलेट को उसे छीन लेता है अगले ही पल। जहाँ पे डिजिटल जहाज और डाटा जहाज दोनों चीज को नोटिस कर लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि करने वाला कोई और नहीं था बल्कि गुस्सांग था, क्योंकि इस मॉन्स्टर का नाम है ट्रेजर ईटिंग स्टिंगरे, जो कि ब्रेसलेट लेके वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ देखते जो हिडन फ्लोर था वो भी अब पूरी तरह से खत्म हो रहा है, जहाँ पे हम बिग ब्रीडर की बॉडी को भी देखते हैं जो कि खुश था कि फाइनली अब सब चीजें खत्म होने वाली हैं। वहीं पे अपने डाटा जहाज का भी अब अंत आ गया था जो कि इरेज हो ही चुका था ऑलमोस्ट। सेम चीज डिजिटल जहाज के साथ भी हो रही थी जहाँ उनके सामने से मैम को जाते हुए भी हम देखते हैं जो कि जस्ट अब टेलीपोर्ट होने वाला था। कोनिडान अपने आगे से में उसे कहता है जाओ इस जगह को छोड़ के चले जाओ, और आगे जाके आउटसाइड में जो रियल मी है यानी कि जो रियल कोनिडान है उससे मेरे लिए एक चीज पूछना कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम सभी लोग इस तरह से बदल गए, आखिर ऐसा क्या हो गया तुम लोग के साथ जो कि तुम लोगों को रियल में इस तरह से अंदर तक बदल के रख दिया।
जहाँ ये सारी लाइट और ये पूरा वर्ल्ड कोलैप्स कर रहा था। हम देखते हैं अलग अलग टीम्स को ट्रेन पर पहुंचते हुए, जिनमें सबसे पहले रेचल उसकी टीम थी यूराहा और वाइट के साथ। एक तरफ बैम भी ट्रेन में पहुंच गया था। बोर और बाकी लोग भी यहाँ पहुंच जाते हैं एंडोर्सी, रैक और कोन की टीम के साथ। इस सबसे लास्ट में हम वैगनान को देखते हैं जो कि गेट के जस्ट बाहर खड़ा था, यानी कि सबसे लास्ट में वो बंदा भी टेलीपोर्ट कर गया था और उसके आगे बैम की बॉडी थी और यूरी खड़ी थी। जो जैसे बैम को देखती है वो चिल्लाते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। जहाँ एक तरफ बैम अभी भी बेहोश था या ऐसा कहीं कॉन्शियस नहीं था। ग्राहक उसे देख के कहता है तो तुम सही में वापस आ गए हिडन फ्लोर से। जहाँ हम देखते वैगनान को भी, जब ग्राहक से पूछता है कि सिर्फ तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, वहीं पे वैगनान के हाथ में अभी भी वो स्वॉर्ड थी या वो जो भी मैजिकल आइटम था। वहीं दूसरी तरफ हम एक ऑल्टर देखते हैं। ये एक ऐसी जगह थी जो कि लेवल के अंदर यानी टावर में काफी ऊपर के लेवल्स पे एग्जिस्ट करती थी और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जहाज के ऑर्डर दिए जाते थे। किसी पर्सन के पास सुनते हैं जो कह रहा था कि वो ये जगह सही में काफी कमाल की है, क्या ये वही ऑल्टर है जहाँ पे लॉर्ड जहाज अपने ऑर्डर देते हैं। जब एक दूसरा पर्सन इसके आंसर में कहता है डेट्स राइट, लॉर्ड साहब हमेशा अपनी पैलेस में रहते हैं और इसलिए उनके जितने भी हुक्म होते हैं वो हमारे जैसे छोटे मोटे सर्वेंट्स को इस ऑल्टर का यूज करके भेजते हैं। यही पर्सन ये भी एक्सप्लेन करता है कि ये जो ऑल्टर है ये सबसे ओल्डेस्ट है जो कि लॉर्ड साहब को सर्व करता है। जहाँ पे हम और भी कभी सारे देखते हैं जहाँ वो बता रहा था कि कैसे तुम यहाँ पे इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी जो एबिलिटीज है सही में काफी आउटस्टैंडिंग है और रिकॉग्नाइज की गई है और तुम्हें कंसीडर किया गया है एज अ ऑनर। यहाँ पता लगता है पर्सन कोई और नहीं बल्कि चार्ली द रैंकर है। जहाँ पे चार्ली इसके जवाब में कहता है ये सर्टेनली वाइस ऑल्टर डायरेक्टर। हमें पता लगता है कि जो बड़ा पर्सन था वो एक्चुअल में एक वाइस डायरेक्टर है जो इस पूरी जगह को मैनेज करता है। हम चार्ली को भी काफी क्लोज से देखते हैं और उसका आखिर फेस कैसा है। जहाँ वो बता रहा था कि मैंने सुना कि जो लॉर्ड ज़ाद है वो हमेशा 3 ऑर्डर एक साथ देते हैं, क्या इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन है। वहीं दूसरी तरफ इस क्वेश्चन को सुनने के बाद जो वाइस डायरेक्टर होता है कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इंटरप्रेट भी कर सकूं लॉर्ड ज़ाद के विल को कि आखिर वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं। लेकिन आगे वो एक्सप्लेन करता है कि जो लॉर्ड ज़ाद है वो हमेशा से 3 ऑर्डर एक साथ देते आए हैं और इन तीनों ऑर्डर में से अगर एक को भी पूरा कर दिया जाए तो जो बाकी के ऑर्डर्स है वो अपने आप ही गायब हो जाते हैं। या तुम ऐसा भी कह सकते हो कि जो लॉर्ड ज़ाद है वो हम एक्चुअल में एक चॉइस देते हैं। मानो जैसा वो कह रहे हो कि मैं ये चाहता हूँ लेकिन इन सब में से तुम कौन सा फ्यूचर चुनने वाले हो, इन 3 चीजों में से एक। चार्ली से एक्सप्रेशन को सुन कहता है हो ये तो सही में काफी गहरी बात थी, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ऑर्डर्स कैसे दिए जाते हैं। लेकिन मैंने सुना था कि पिछले कई 100 या ऐसा कई सैकड़ों सालों से और सेंचुरी से कोई भी ऑर्डर नहीं अपेयर हुआ है। जहाँ पे वाइस डायरेक्टर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं चार्ली नो न्यूज इज गुड न्यूज, क्योंकि अगर मैं कोई डिफिकल्ट ऑर्डर मिल गया जो मैं पूरा करना होगा तो इसका ये मतलब है। जैन की बात पूरी भी नहीं हुई थी, हम देखते सामने में एक अजीब सी चीज को अपेयर होते हुए तो वाइस डायरेक्टर चीज को नोटिस करता है और कहते हैं कि एक ऑर्डर। वहीं पे चार्ली का भी कहना था कि वाइस ऑल्टर डायरेक्टर क्या लॉर्ड ज़हाद की तरफ से कोई ऑर्डर दिया गया है। चार्ली एक तरफ काफी सरप्राइज और अमेज फील कर रहा था। हम देखते उस पर्टिकुलर ऑर्डर को जहाँ पे लिखा था कि किंग के ऑर्डर के द्वारा इन सभी फॉलोइंग पीपल को या फोर्सेस को या तो आपको डिस्ट्रॉय करना है या फिर खत्म कर देना है। जहाँ पे हम सबसे पहला ऑर्डर देखते हैं जहाँ पे नाम लिखा था फग का। सेकंड नंबर पे था एवरीवन करेंटली राइडिंग इन द हेल ट्रेन, यानी कि जो भी हेल ट्रेन में इस समय पर प्रेजेंट है। और तीसरे नंबर के ऑर्डर पे काफी अमेजिंग और सरप्राइजिंग चीज थी जहाँ लिखा था पाओ विदाओ फैमिली, यानी कि 10 फैमिलीज में से एक फैमिली जो कि गुस्तान की फैमिली थी। और इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि अब महायुद्ध चालू होने वाला है। हम देखते ज़ाद के ऑर्डर जब ऑल्टर में आ गए थे उसके बाद ऑल्टर के एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये सारी चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। जब हम एक पर्सन को देखते हैं इस ऑर्डर को पढ़ते हुए जो किसी पढ़ने के बाद अपने पैरों पे और घुटनों पे बैठ गया था, जो कह रहा था कि मुझे आपके इस ऑर्डर को बिल्कुल पूरा करना होगा किंग ज़ाद। हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये बंदा एक हाई प्रीस्ट है जिसका नाम है सूता आर्थर। जब इनके सामने वाइस डायरेक्टर थे इस ऑल्टर के जो पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए हाई प्रीस्ट, क्योंकि अगर किसी को भी पता लग गया या गलती से भनक पड़ गई कि इस ऑर्डर के अंदर क्या कंटेंट है जो कि लॉर्ड ज़ाद ने ऑर्डर किए हैं तो इस पूरे टॉवर के अंदर वॉर छिड़ सकता है। जहाँ हाई प्रीस्ट का कहना था कि इस ऑर्डर के आने के बाद चाहे कुछ हो जाए जो महायुद्ध है उसका होना निश्चित हो चुका है।
जो एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्रीटेक्स्ट है या फिर जो रीजनिंग हो सकती है पहले ऑर्डर को पूरा करने की, वो है एफयूजी को खत्म करना, यानी कि फग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी रिलीजन की तरह काम करती है और इसीलिए प्रैक्टिकली उन्हें खत्म करना या एलिमिनेट करना जड़ से एक तरीके से इम्पॉसिबल है। और बात किया जाए अगर सेकंड ऑर्डर की, तो ये सबसे कम डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें लिखा गया है कि जितने भी लोग हेल्थ ट्रेन पे इस समय प्रेजेंट है या उसकी सवारी कर रहे हैं उन सभी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए हमें टावर के रूल्स को वायलेट करना पड़ेगा क्योंकि जो रेगुलर एरिया है वहाँ पे कोई भी रैंकर नहीं जा सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। और इससे बड़ी दिक्कत तो ये है कि उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा रेगुलर्स के ऊपर अटैक करने का। और जो थर्ड ऑप्शन है वो तो एक नाइटमेयर है, ये एक बुरी सपने जैसा, क्योंकि वो है पाव विदाउ फैमिली को डिस्ट्रॉय करना। और अगर इसको पूरा करने जाएं तो इस पूरी टावर के अंदर क्योस मच जाएगा या ऐसा कोई अफरा तफरी, क्योंकि वहाँ पे एक वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे बाकी फैमिलीज एक फैमिली से फाइट कर रही होंगी। वो जब हाई प्रीस्ट कहते हैं कि ऑफ कोर्स जो हमारी ड्यूटी है वो है इस ऑर्डर को डिलीवर करना, ना कि इसका मतलब समझना या इंटरप्रेट करना। और ये पूरी तरीके से जो मिलिट्री है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है उनके ऊपर है कि क्या डिसाइड करते हैं इन ऑप्शन से पूरा करने के लिए, जिससे कि इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन सिर्फ ये ऑर्डर को डिलीवर करने मात्र से ही इस पूरे टावर के अंदर अब काफी हरकम मचने वाला है, क्योंकि काफी सारे रैंकर्स ऐसे हैं जो कि पाव विदाउ फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री अथॉरिटीज के अंदर अलग अलग पद पर हैं। और जो कंटेंट इस ऑर्डर के अंदर लिखा गया है वो गलती से ही पाव विदाउ फैमिली के हाथ में पड़ गया तो उसके बाद इमीडिएटली एक युद्ध जैसी सिचुएशन शुरू हो सकती है। वाइज एक्टर कहते हैं कि आपका कहना बिल्कुल सही हाई प्रीस्ट, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हाई प्रीस्ट कहते हैं कि अभी के लिए हमें इस ऑर्डर को क्लासिफाइड कर देना चाहिए, यानी कि इसकी भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए और हम ये काफी लिमिटेड नंबर के लोगों को ही डिलीवर करेंगे जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके। लेकिन हाई प्रीस्ट के सुझाव से वाइस डायरेक्टर के तो पसीने छूट रहे थे। वहीं पर हाई प्रीस्ट कहते हैं कि अभी के लिए हमें इस ऑर्डर को क्लासिफाइड कर देना चाहिए, यानी किसी को भी इसके बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम काफी लिमिटेड और काफी कम लोगों तक ही इसको डिलीवर करने वाले हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो वाइस डायरेक्टर कहते हैं लेकिन जैसे चीजें काम करती है, यानी इन प्रिंसिपल हमें तो सारे मिनिस्टर्स के सामने इस ऑर्डर को प्रेजेंट करना चाहिए। जिस पे हाई प्रीस्ट कह रहे थे जो काफी डरे हुए थे कि अगर ऐसा है तो इस केस में लगता है जो हमारा नया रिक्रूट है उसी को बलि का बकरा बनना होगा। जहाँ हम देखते चार्ली को जो कि काफी एक्साइटेड था और कह रहा था वो सीट, मैं जस्ट अभी काम पर आया हूँ पहली बार और ये हो भी गया। मैंने सोचा था कि मैं तो यहाँ बोर होने वाला हूँ और फंसा रहूंगा ऑल्टर में, लेकिन मैं कितना लकी हूँ। वही दूसरी तरफ जहाँ सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं हेल ट्रेन को, जहाँ वैंगनान खड़ा था और उसके सामने बैम जमीन पे पड़ा हुआ था। वैंगनान को कुछ समझ में नहीं आता, वो सोचा था आखिर हुआ क्या। उसने जस्ट इस वेपन को ग्रैब किया था, यानी पकड़ा था, क्योंकि उसके दोस्त खतरे में थे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक फ्लैश ऑफ लाइट में वो सभी लोग ट्रेन में वापस आ गए। वही क्राका सोच रहा था कि यही उसका चांस है जहाँ पे वो अटैक करना रेडी कर देता है, लेकिन यूरी उसे नोटिस कर लेती है और बैम के ठीक सामने आ जाती है। लेकिन क्राका अपने टेंटिकल्स का यूज करके वैंगनान को पकड़ लेता है और यहाँ पे यूरी को धमकाते कहता है कि अगर तुम इस बच्चे की जान बचाना चाहती हो तो जीवल ग्रेस को यहीं पे छोड़ के यहाँ से निकल जाओ। तो यूरी इस बात सुन के गुस्से में कहती है अगर तुम ही जाओते तो तुम क्या ही करते यू इडियट। तो यूरी अब काउंटर अटैक को रेडी करी थी और यहाँ पे क्राका को धमका थी कि तुम्हारे लग जाएंगे अगर तुमने यहाँ पे रेगुलर से किसी तरह से पंगे लिए, उसे जाने दो इससे पहले कि तुम्हें रिग्रेट करना पड़े। जहाँ क्राका कह रहा था कि लगता है तुम मुझे अभी भी नहीं जानती अच्छे से, ये सारे रूल्स मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होते क्योंकि तुम अनअवेयर हो। लेकिन जो ये पर्टिकुलर रूम है इसके अंदर टावर के रूल्स काम नहीं करते, यानी कि कोई रैंकर यहाँ पे लेवल के साथ कुछ भी कर सकता है। जो फैक्ट यूरी को काफी सरप्राइज करता है। क्राक कहता है तुम्हें समझ जाना चाहिए था, यही वो सेम रीजन है जिसकी वजह से मैं अभी तक ट्रेन पर यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। तो यूरी पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे और कह रही थी जो गॉड डैम हेड, तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्राका कह रहा था क्या तुझे विश्वास नहीं है तो क्यों ना मैं इसे मार दूं, यानी कि वैंगनान को। वही हम देखते उसके हाथ में जो स्वॉर्ड थी उसको यूज करने वाला था। जहाँ पे यूरी कह रही थी कि जाओ जो करना है कर लो, लेकिन भूलना मत कि तुम्हारा जो हेड है वो भी उड़ते हुए जाएगा इस प्रोसेस में। लेकिन यहाँ पे धमकियाँ चली रही थी दोनों तरफ से। हम देखते हैं स्वॉर्ड कुछ अजीब सा करती है और वो लोग एक ब्राइट लाइट के साथ वहां से गायब हो जाते हैं। जहाँ यूरी को समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में क्या हुआ, वो सिर्फ ये नोटिस कर पाते कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। जहाँ देखते हैं एक्चुअल में वो लोग हेल ट्रेन की दूसरे हिस्से में टेलीपोर्ट हो गए थे किसी अजीब सी चीज के साथ। क्राका कहता है कि ये कैसे हुआ, मैं ट्रेन के दूसरे हिस्से में कैसे टेलीपोर्ट हो गया एकदम से। लेकिन क्राका को नोटिस करने में 1 मिनट नहीं लगते कि हो सकता है जो वेपन इस बच्चे के हाथ में है, यानी कि वो शॉट उसी ने ये चीज की होगी।
जहाँ वो कहता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो और ये वेपन तुम्हें कहाँ से मिला। वहीं दूसरी तरफ यूराहा देखती है अपने आसपास की चीजों को और कहती है क्या ये ट्रेन है, क्या हम लोग बच के निकल गए वहां से। लेकिन वो लोग सोच रहे थे कि आखिर वो कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेस पर कैसे आ गए, जब बाकी लोगों के पास इसके कोई आंसर नहीं थे। लेकिन वो सोच रहे थे कि ऐसा पॉसिबल है कि किसी डिफरेंट पावर की वजह से वो लोग यहाँ पर आए हैं, ना कि मिरर का यूज करके इस जगह पर। यूरा इस बात को सुन के सोच में पड़ जाती है कि डिफरेंट पावर, आखिर वाला किसके पास इस तरह की पावर हो सकती है। जब ट्रैवलर कहना था उसे तो बिल्कुल नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ रेचल का एक टोटल मेंटल ब्रेकडाउन देखते हैं, यानी कि उसका दिमाग खराब हो गया था या माथा भिन्ना गया था, क्योंकि वो नोटिस करते उसका जो फेस था, उसकी बॉडी थी, वो सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गए थे। यानी उसका जो इकारिस का एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बॉडी था वो जा चुका है। चाहो काफी तेज से चिल्ला रही थी कि नो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्यों हुआ, डैम इट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चाहे यूरा इस ब्रेकडाउन को नोटिस कर पाती है कि कैसे रेचल कितनी फ्रस्ट्रेटेड और चिल्ला रही है और गुस्से में है। वहीं दूसरी अपना बैम वो अकेला रह गया था यूरी के साथ, जो कि अभी भी बेहोश था। वहीं पे यूरी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ या वो कैसे डिसअपेयर हो गए। पर यूरी अब सही में इरिटेट होने लगी थी, क्योंकि डैम इट ये बास्टर्ड हमेशा बच के निकल जाता है जब भी उसे वो जस्ट पकड़ने वाली होती है। ऐसे कुछ थॉट चले थे यूरी के दिमाग में। तो वो बैम के सर पे हाथ रख के उसे फील करती है कि आखिर जिंदा है या नहीं। पर वो नोटिस करती है कि बैम अभी भी सांस ले रहा था, यानी कि वो अभी भी जिंदा है, जिसकी वजह से यूरी को थोड़ा तो रिलीफ मिला था, क्योंकि बैम जिंदा है कम से कम। वहीं हम देखते हैं यूरी को आते हुए, वहीं पे दूसरी तरफ रैक चिल्ला रहा था ब्लू टर्टल डैम इट उठ जाओ। वहीं यूरी भी हम नोटिस कर लेती है कि सारे लोग वापस आ गए। वहीं पे वो सभी लोग कून को घेर कर बैठे हुए थे, जब रैक उसे जगाने की कोशिश कर रहा था बार बार। जहाँ पे कोई कहता है कि ये ब्रीथ नहीं कर रहा, यानी कि सांस नहीं ले रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मर गया। जब हम फाइनली कून की अनकॉन्शियस बॉडी को भी देखते हैं, जो कि बिल्कुल लाइफलेस सी लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ बोरो की जो टीम थी, यानी हॉकनी और साची, वो भी ट्रेन में कहीं आ गए थे। जहाँ बोरो लंबी राहत की सांस लेते हुए कह रहा था कि वो हम लोग आखिर वन पीस में किसी तरह आ ही गए और शायद जो बाकी लोग हैं वो भी सेफ ही होंगे। जब बोरो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा था अपनी बॉडी में, जैसे वो किसी छोटे सपने को देखकर जागा हो जस्ट अभी, और वो जितने लोगों से मिला था वो सारी स्टोरीज और जो चीजें वहां पे हमने की वो कितनी क्रेजी थी। जब साची उसे चुप होने के लिए कहता है और कहता है इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए वरना अपनी मेमोरीज को भूल जाएंगे। जब बोरो कहता है यू आर राइट, जब से हम फ्लोर डैश से आए हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कितने मैसिव वेव वाले प्लेस से होते हुए बार बार गुजर रहे हैं, कि अब किसी चीज का कोई मतलब रह गया है, जो भी हम करना चाहते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हम देखते हैं हॉकनी को, जिसने काफी सुंदर सी एक ड्राइंग बनाई थी। बात इसकी और मेटली की। हॉकनी कहता है आई एम श्योर कि हम थे वहां पर, और जो मैसिव वेव्स हमने फील की थी उस पावर की, वो उन लोगों की थी जो उस जगह पे प्रेजेंट थे, एक काफी डिस्टेंट बींग्स के। उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो यहाँ पर भी होंगे। जहाँ हम देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ रेचल अपना दिमाग और सर पकड़ के बैठी थी, रो रही थी उस मॉन्स्टर को, जो कि वो ब्रेसलेट को लेकर आ गया था रेचल के पास। वही 2 दिन के बाद के इवेंट्स को हम देखते हैं, जहाँ पे टावर के ऊपर के लेवल्स के यहाँ चीजें चल रही थी, जो एक जगह थी एडमिनिस्ट्रेटर ऑथोरिटीज की, जिसको जान जाता था चेयरपर्सन के ऑफिस के नाम से, विजडम के नाम से। काफी शोर शराबा होता है कि कैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि लॉर्ड ज़ार ने इस तरह के ऑर्डर को पास किया है, यानी कि फक को निपटाने के लिए या फिर पाविदा फैमिली को या उन लोगों को जो कि हेल ड्रेन के अंदर अभी राइड कर रहे हैं, जहाँ पे तीनों में से कोई भी ऑप्शन बिल्कुल आसान नहीं है। पर्सन बता रहा है कैसे अभी के लिए तो उन्होंने स्टॉप कर दिया इस ऑर्डर को फैलने से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, थैंक्स टू द क्विक थिंकिंग ऑफ द हाई प्रीस्ट। क्योंकि हाई प्रीस्ट का ये सुझाव था कि उन्हें ऑर्डर्स को लिमिटेड लोग के पास ही भेजना चाहिए अभी के लिए। जब इस चेयरपर्सन को भी देखते हैं जिसका नाम था आरविन लाओ, जहाँ पे क्विक थिंकिंग के बारे में सुन के चेयरपर्सन जानना चाहे तुम क्या कहना चाहते हो, जिसमें बंदा एक्सप्लेन करता है कैसे उन्होंने बहाना बना दिया कि ये चीज यानी ऑर्डर तब आया था जब एक न्यूली रिक्रूटेड रैंकर वहाँ पे था, और जब ये ऑर्डर आया तो वहाँ पे अकेला प्रेजेंट था और उसने पहली बार इस चीज का एक्सपीरियंस किया था, तो उसे विश्वास नहीं हुआ ये जानते हुए कि एक ऑर्डर है। और इन शॉर्ट के अंत में जितने भी एम्प्लॉय थे जो कि हाई प्रीस्ट के नीचे काम करते थे, उन सभी को मौत की सजा सुना दी गई एज अ पनिशमेंट इस क्राइम के लिए। और अभी के लिए हमने मैनेज कर लिया है इस चीज को इंटरसेप्ट करने में हमारी तरफ से, ताकि फाइल को एक क्लासिफाइड मिशन कर दिया जाए। जब चेयरपर्सन इस बात सुन के थोड़ी रात के साथ बढ़ते कहते व्हाट अ रिलीफ कि इनके इस तरीके की वजह से हमें कुछ समय तो मिल गया, लेकिन फिर भी चाहे जो भी हो ये सिर्फ कुछ समय की बात है, इससे पहले कि ये बात पूरी टावर में फैल जाएगी। क्योंकि जैसी चीजें काम करती है, जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यही सेम ऑर्डर अडोनी जहाज को भी मिलाया गया होगा, जो कि कैप्टन है जहाज के रॉयल गार्ड में। जैसा कि यहाँ टावर में रेगुलेशंस काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर दोनों को एक ही सेम टाइम पे मिलता है, यानी कि रॉयल जहाज के कैप्टन को
और साथ ही में इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को भी यूज करने के लिए। चेयरपर्सन कहते हैं कि हमें जल्दी से किसी ऑर्डर को पूरा करना होगा, इससे पहले ये बात पाव विदाउ फैमिली तक पहुंचे। और इसके अलावा अडोरीज़ाद ने क्या कहा जब उसने इस ऑर्डर को देखा। दैट पर्सन उसे जवाब देता है कि हमें पता है कितनी कंसिस्टेंट पर्सन है, और जैसा उनसे एक्सपेक्ट किया था उनका जवाब भी बिल्कुल वैसा ही था। जो एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने कहा कि कैसे सारी ऑफिशियल्स की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि टावर के अंदर एक महायुद्ध चालू ना हो जाए, और कैसे जो अडोरीज़ाद है वो मेयरली एक ब्लेड है जो कि उन सभी को काट के रख देती है जो भी ज़ाद फैमिली के एनिमीज होते हैं। और अडोरीज़ाद के अकॉर्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है उन्हें कोशिश करनी चाहिए पीस को मेंटेन रखने की, और जो मिलिट्री है वो अपनी जगह पे सारे तीनों एनिमीज को एनाइलेट कर देगी, यानी कि खत्म कर देगी। जहाँ चेयरपर्सन को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जहाँ वो कहता है कि वो अभी भी उतनी जिद्दी है जितनी पहले थी, यानी कि वो एक साथ तीनों एनिमीज को खत्म करने की कोशिश करने वाली है। चेयरपर्सन के माथे पर चिंता दिख रही थी, क्योंकि वो कहते हैं कि ये चीजें और भी ज्यादा स्कैरी इसलिए हो जाती है या डरावनी क्योंकि रियलिटी में जो बात कह रही है वो करने के केपेबल भी है, और अगर ऐसा है तो उन लोगों को जल्दी ही करना होगा। जहाँ हम पहली बार टावर के एक दूसरे लेवल को देखते हैं जिसका नाम था फ्लोर 91, जो कि मिडल एरिया में कहीं एग्जिस्ट करता था इस हाई लेवल पे। और हमें पता लगता है कि यहीं पे घर है हाई रैंकर जिनसुंग हा का, यानी कि बैम के मास्टर का रेसिडेंस, जो कि कहता तुमने सही में काफी सारी फ्लोटिंग शिप अपने साथ लेकर आई हो। लगता है ज़ाद फैमिली के पास पिछले कुछ समय से काफी सारा पैसा आ रहा है, इतनी महंगी फ्लोटिंग शिप्स को ऐसी जगह लेकर आना जो कि बस डिस्ट्रॉय होने ही वाले हैं जल्दी से। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वॉर की या ऐसा कहीं युद्ध के बिगुल बजा रहे हो, क्योंकि तुम्हें इसका आंसर मुझे करना होगा मैशनी जहाद। जब हम प्लेजेंट फार्म की मैशनी जहाद को देखते हैं जिसका आंसर करते हैं बिल्कुल हाँ, जल्दी टावर में एक युद्ध चालू होने वाला है। जहाँ उसकी स्माइल को भी देख पाते हैं, और इसके साथ ये चैप्टर भी यहीं पे ओवर हो जाता है। एक्सप्लेनेशन तो ओवर हो चुकी है, लेकिन जो मिस्ट्रीज है वो अभी ओवर नहीं हुई। जहाँ पे आज के चैप्टर में काफी क्रेजी चीज तो हुई है, जहाँ पे ज़ाद के ऑर्डर्स की वजह से सभी लोग हिले हुए हैं कि कैसे उसने पाव विदाउ फैमिली को भी खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। वहीं दूसरी तरफ फक को भी एलिमिनेट करने का टाइम आ चुका है। वहीं हमने अडोरीज़ाद के बारे में भी सुना, जो कि ज़ाद फैमिली की मिलिट्री की रॉयल गार्ड कैप्टन है, जो अपने आप में काफी खतरनाक है क्योंकि चेयरपर्सन की माने तो सभी ऑर्डर्स को खत्म कर सकती है। वही काफी टाइम बाद हमने बैम के मास्टर को भी देखा, जिसके सामने खुद मैशनी ज़ाद है, वो भी प्रेजेंट फॉर्म की। और सोचो कितनी पावरफुल होगी, क्योंकि जब हमने देखा डाटा ज़ाद से उसे फाइट करते हुए तो उसका लेवल काफी अलग था, वो काफी छोटी थी उस टाइम पे। जबकि वही अब बैम और बाकी लोग अब सही में रियल खतरे में पड़ चुके हैं, क्योंकि उनको निपटाने का भी ऑर्डर खुद किंग ज़ाद की तरफ से आया है। तो आखिर आगे क्या होगा, तो सब चीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करके सपोर्ट करें, ताकि आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं कमेंट्स के अंदर कि आपको और कौन चीजों के ऊपर वीडियोस देखनी है। तब तक के लिए बाय गाइस।